नमस्ते, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल यानी शासकीय काल में, उनके राजनीतिक काल में अगर कहा जाए तो आज 23 साल पूरे होते हैं। इस वक्त हमारे साथ ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो उस क्षण भी वहाँ मौजूद थे आज से 23 साल पहले, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उस वक्त मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे। ब्रजेश कुमार सिंह, नमस्ते। नमस्कार। आपको तो वो लम्हा अभी भी याद होगा, बतौर एक रिपोर्टर आप कैमरा लिए, माइक लिए वहाँ सामने खड़े थे। बट एक इस किस्से के पीछे जो किस्सा है वो बताइए कि किसी को उस वक्त नहीं लगा होगा कि उस वक्त जो मुख्यमंत्री की शपथ ले रहा है 23 साल बाद देश का प्रधानमंत्री फॉर द थर्ड टाइम होगा, तो उस दिन की घटना आपको आज भी याद है? घटनाक्रम अगर कहा देखिए, बिल्कुल वो घटनाक्रम याद है, क्योंकि मैं उस समय, आप ध्यान रखें, मैं गुजरात में ही था, अहमदाबाद में होता था। और मोदी जब मुख्यमंत्री बने उसके 2 साल पहले मैं दिल्ली से गुजरात पहुंचा था। और उस समय दिल्ली में हालात ये थे कि यहाँ तक कि पत्रकारों को भी अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच कितनी दूरी है ये अंदाज़ा भी नहीं होता था। कई बार लोग लापरवाही में गुजरात की राजधानी के तौर पर अहमदाबाद का ही जिक्र कर देते थे। ये था मतलब इवन पत्रकारों के बीच अवेयरनेस का हाल। मैं गुजरात जब पहुंचा था 99 में, उसके पहले मैं राजस्थान के आगे कभी कदम बढ़ाए नहीं थे। तो जब ये चेंज ऑफ गार्ड हुआ, चेंज ऑफ गार्ड किससे किसको सत्ता मिली, आप ध्यान रखें कि उस समय केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थे जब मैं गुजरात गया 1999 में। और ये केशुभाई पटेल की दूसरी पारी थी, क्योंकि 1995 में पहली बार केशुभाई पटेल चीफ मिनिस्टर बने थे और बीजेपी के अपने पहले चीफ मिनिस्टर थे वो गुजरात में। लेकिन इस देश का जो राजनीतिक इतिहास है उसमें 1995 न सिर्फ बीजेपी के लिहाज से बल्कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हुआ क्योंकि उसी साल खजुराहो कांड हुआ। हाँ। और ये खजुराहो कांड क्या था, बीजेपी के अपने बड़े लीडर गुजरात में, जिनका कि उस समय काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन था गुजरात में बीजेपी को खड़ा करने में, वरिष्ठतम नेताओं में से एक थे शंकर सिंह वाघेला। उन्होंने केशुभाई पटेल के खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि उनका आरोप ये था कि उनके लोगों को न तो ढंग की जगह दी जा रही है सरकार में, न तो मंत्री परिषद में, और न ही बोर्ड और कॉरपोरेशन में। तो उन्होंने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। और ये पहली बार हुआ कि जब विधायकों को, जो आपके समर्थक विधायक हों, उनको पहले आपने जो गुजरात के अंदर जो आपका स्ट्रांग होल्ड था, जिन गांव में आपका दबदबा था, वहां ले जाके आपने इकट्ठा किया और फिर राज्य के बाहर लेकर गए। और ये जगह थी खजुराहो। और उसके साथ रिसोर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत जो एक तरह से कह सकते हैं भारत में शुरू हुई। तो वह सरकार समझौते के तौर पे कह सकते हैं, जो एक पॉलिटिकल कंप्रोमाइज हुआ, केशुभाई को सदन के अंदर बहुमत साबित करवाया गया, चूँकि अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय ये समझौता करवाया था, जिसके तहत ये था कि शंकर सिंह वाघेला अपने विधायकों को लेकर आएंगे खजुराहो से और विधानसभा के अंदर सरकार अपना बहुमत साबित करेगी और इसी के साथ केशुभाई पटेल जो है इस्तीफा दे देंगे और कोई दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। और इसीलिए मुझे याद है जब मैं गुजरात गया था तो ये हेडलाइंस की बड़ी चर्चा होती थी उसमें कि एक बड़े मशहूर अंग्रेजी अखबार ने वो हेडलाइन लगाई थी, जब सदन के अंदर विश्वास मत हासिल किया था केशुभाई ने, उसके तुरंत बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था, केशुभाई विंस टू लूज। तो ये हालात थे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, चूँकि शंकर सिंह वाघेला उसके बाद भी लंबे समय तक उस सरकार को समर्थन नहीं दे पाए, उस सरकार गिरी। फिर खुद कांग्रेस के समर्थन से शंकर सिंह वाघेला मुख्यमंत्री बने। साल भर के अंदर उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। सीताराम केसरी उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने वाघेला को फोर्स किया इस्तीफा देने के लिए। फिर उनके अपने एक बड़े खास सपोर्टर थे दिलीप परीख, वह जो है मुख्यमंत्री बने, वो भी सरकार लंबी नहीं चली। और फाइनली 1998 में विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी की अपनी फुल मेजोरिटी की जो पहली गवर्नमेंट आई थी वह बहुत लंबा चल नहीं पाई। आप समझ लीजिए कि 3 साल के अंदर तो फिर से चुनाव के लिए जाना पड़ा। उसमें करीब 1.5 साल के आसपास जो है खुद शंकर सिंह वाघेला, उनके अपने लोग जो कि कांग्रेस के समर्थन से सरकार में रहे। उसके पहले केशुभाई पटेल जब हटे तो उसके बाद से सुरेश मेहता मुख्यमंत्री बने। 1998 में जो है विधानसभा चुनाव दोबारा हुए। और आप ध्यान रखिए कि उसके पहले नरेंद्र मोदी के खुद के सियासी जीवन में बदलाव एक बड़ा आ चुका था, क्योंकि 1995 में जब ये खजुराहो का विद्रोह जब शंकर सिंह वाघेला ने किया तो उसमें कंप्रोमाइज़ के तौर पर वाघेला ने ये शर्त रखी कि नरेंद्र मोदी अगर गुजरात में रहेंगे तो मैं जो है समर्थन नहीं दूंगा। तो ऐसे में मोदी ने जो है खुद की एक तरह से कह सकते हैं कि
वाघेला के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और पार्टी हित में उस समय एक बड़ा बलिदान दिया। उस समय बड़ी उनकी एक इमोशनल चिट्ठी थी जो उन्होंने लिखी उस समय के पार्टी अध्यक्ष को, जो कांसीराम राणा थे, कि मैं जो है पार्टी हित में अपना बलिदान दे रहा हूँ। गुजरात में एक शब्द गुजराती का है, कमल पूजा। उस तौर पर उन्होंने उसको निरूपित किया और वो दिल्ली आ गए। तो उसके बाद का सियासी इतिहास हम सबको पता है। 1995 में वो दिल्ली आए और फिर पहले उनको कुछ राज्यों की जिम्मेदारी मिली, जिसमें कि पंजाब, हरियाणा, फिर जम्मू कश्मीर का विचार था, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश को भी उन्होंने थोड़े समय तक देखा। और फाइनली 1998 में वह पार्टी के संगठन महामंत्री बन गए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन होती है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी। जी हाँ। और उसके बाद आप देखें 2001 तक जो है ये वो दिल्ली में रहे। और क्या हुआ इस दौरान कि 2000 और 2001 में गुजरात में, जबकि केशुभाई पटेल 1998 में दोबारा मुख्यमंत्री बन चुके थे, और जिस केशुभाई पटेल को एक तरह से कह सकते हैं कि खुद नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री बनवाया था पहली बार, क्योंकि शंकर सिंह वाघेला से जो मोदी का जो झगड़ा हुआ था इसीलिए हुआ था क्योंकि शंकर सिंह वाघेला को ये लगा कि नरेंद्र मोदी ने उनको गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, बल्कि केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री बनवाया। झगड़े की वजह ये थी केशुभाई पटेल की। वही केशुभाई पटेल एक तरह से कह सकते हैं कि वह मोदी के खिलाफ हो गए जब दूसरी बार वह सत्ता में आए। और हुआ यूं कि उसके बाद 2000 और 2001 के साल में कई सारे इंपॉर्टेंट इलेक्शंस जो है गुजरात में बीजेपी हारने लगी। जैसे कि आपको याद होगा कि राजकोट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था जिसको कि बीजेपी ने अपने जनसंघ अवतार में पहली बार हासिल किया था। और उसके बाद से अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसका चुनाव 1987 में खुद नरेंद्र मोदी ने जितवाया था एज जनरल सेक्रेटरी, और जो कि उनके बीजेपी में उनकी जो संगठन कुशलता है, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स है, उसका एक तरह कह सकते हैं सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट था, जिसके जरिए उन्होंने अपना प्रभुत्व जमाया संगठन के मामले में। तो उसके पहले संघ में तो बड़ा काम कर ही चुके थे। उस 87 में जब पहली बार बीजेपी ने उस पर कब्जा किया था, वह अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्या हुआ कि केशुभाई को उस पीरियड में 2002-2001 के पीरियड में बीजेपी लूज कर गई। ये बहुत बड़ा अलार्म बेल था। और उसके बाद क्या हुआ, जिससे कि आखिरकार केशुभाई पटेल को जाना पड़ा और पार्टी को, नरेंद्र मोदी को गुजरात में कमान देने के लिए एक तरह से कह सकते हैं मजबूर होना पड़ा। वो कारण ये था कि 2001 में भूकंप आए, जी, बहुत ही खौफनाक भूकंप थे, आपको याद होगा, जिसका एपिसेंटर कच्छ के अंदर था। 10,000 से भी ज़्यादा लोगों की जाने गई थी उसमें। और उसमें जो है रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन मेजर्स जो हैं, जो राहत और पुनर्वास के कार्य जो हैं, उसमें केशुभाई की तत्कालीन सरकार बहुत इफेक्टिव नहीं रही। ये लगा कि भाई मिसमैनेजमेंट काफ़ी है, लोगों को बहुत तेज़ी से राहत नहीं पहुँचाई जा रही है। और इन सब का मिला जुला परिणाम ये हुआ कि उसी साल 2 बाई इलेक्शन हुए, एक विधानसभा का और एक लोकसभा का। विधानसभा साबरमती, जो कि अहमदाबाद शहर का हिस्सा है, और आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, उनकी अपनी लोकसभा कंस्टिट्यूंसी गांधीनगर का हिस्सा हुआ करती थी। वो गांधीनगर लोकसभा कंस्टिट्यूंसी, जिसको फिलहाल देश के गृह मंत्री अमित शाह रिप्रेजेंट करते हैं, और उस जमाने में भी अमित शाह जो है उनके प्रभारी होते थे। तो जो साबरमती विधानसभा चुनाव जो हुए, उपचुनाव थे, वह जो है बीजेपी लूज कर गई। और उस चुनाव में जो है बीजेपी अपना कैंडिडेट जो खड़ा किया था, उस कैंडिडेट का नाम भी जो सो बीजेपी था, बाबू जमुना पटेल। और जिस व्यक्ति ने जो है हराया बीजेपी और बीजेपी के कैंडिडेट जिनका नाम भी बीजेपी था, वो थे नरहरि अमीन, जो कि आज जो है बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हैं। राज्यसभा सदस्य, उस समय कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता थे, चिमन भाई की सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। यही नहीं, एक सीट है साबरकांठा, ट्राइबल डोमिनेटेड सीट है, एसटी सीट है। साबरकांठा के लिए उपचुनाव हुए थे लोकसभा के, जो कि निशाबेन चौधरी, जो कि अमर सिंह चौधरी की दूसरी पत्नी थी। आदिवासी समाज में आपको पता है कि शादियां आप एक से ज़्यादा कर सकते हैं, तो निशाबेन चौधरी उनकी दूसरी पत्नी थी। निशाबेन चौधरी की डेथ हो गई थी, उसके बाद से उपचुनाव हुए और वो उपचुनाव भी जो है बीजेपी लूज कर गई। तो इसकी वजह से पार्टी को ये लगा कि गुजरात में हालात जो है बहुत ख़राब हैं। आप म्यूनिसिपल इलेक्शन हार रहे हैं, आप जिला पंचायत इलेक्शन हार रहे हैं, तालुका पंचायत इलेक्शन हार रहे हैं, और ये सब बड़े महत्वपूर्ण इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि इससे आपकी डोमिनेशन पता चलती है कि ग्रास रूट पर आप कितने डोमिनेंट कंडीशन में हैं। और ध्यान रखें कि 1998 में चुनाव हुए थे, 2003 में फिर से आपको, तो आपके पास हार्डली एक तरह से कह सकते हैं 1.5 साल का समय था, जबकि इतने बुरे हालात से पार्टी को बाहर लेकर आना था। तो पार्टी, और खास तौर पे जो 2 सबसे महत्वपूर्ण नेता थे उस दौर के, आप ध्यान रखें कि तब केंद्र में एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। खुद ये वाजपेयी जी का अपना इनिशिएटिव था कि ऐसे हालात में पार्टी की नैया को पार लगाने के लिए और गुजरात में जो बीजेपी की अपनी राज्य सरकार है उसमें जान फूंकने के लिए जिस
व्यक्ति को कमान देने की जरूरत है, वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी हैं। और यह जो पार्टी की टॉप लीडरशिप का जो फैसला था, उसके हिसाब से नरेंद्र मोदी गुजरात भेजे गए, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर। यह घटना 2001 अक्टूबर की है। अक्टूबर आपको पता है 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है। उस दिन नरेंद्र मोदी पोरबंदर में थे, जो महात्मा गांधी का अपना जो जन्मस्थल है, वहां पर बापू को याद करते हुए। और उसके 5 दिन बाद उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और उस समय जो है मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के लिए जो है शपथ लेने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी भूमिका नहीं निभाई थी। न तो किसी पंचायत के मुखिया रहे थे, न ही किसी तालुका पंचायत के अध्यक्ष रहे थे, न ही जिला पंचायत के रहे थे, न ही किसी बड़े महानगर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के में रहे थे, न ही विधायक रहे थे। तो पहली बार ये व्यक्ति संगठन से सीधे जो है सरकार में आया और सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। उस समय तक जाहिर थे बात है वो विधायक भी नहीं थे। और जो संवैधानिक मर्यादा आपको पता है, वह 6 महीने के अंदर आपको हाउस में जाना पड़ता है। तो उसके लिए चुनाव वह उन्होंने जनवरी फरवरी 2002 के लड़ा। लेकिन हालात कैसे थे, एक तो मैंने आपको ये पक्ष बताया, दूसरी तरफ राहत और पुनर्वास की चुनौती थी। आप ध्यान रखें कि कच्छ में खासतौर पे जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित रहा था, कच्छ के अंदर लोगों के मकान गिरे पड़े थे। ठंड का मौसम शुरू हो चुका था, क्योंकि अक्टूबर का महीना आप याद करें, अक्टूबर नवंबर दिसंबर काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ती है कच्छ में, खासतौर पे रात के समय में। तो जो लोग खुले आसमान के नीचे हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, उनको कैसे जो है राहत फटाफट पहुंचाया जाए, यह नरेंद्र मोदी की इमीडिएट चुनौती थी। तो इसीलिए 2001 के जिस आप 7 तारीख की बात कर रहे हैं, यह शपथ ग्रहण, चूंकि मैं उन गिने चुने लोगों में से था जो कि पत्रकार के तौर पर जो कि उसको कवर कर रहे थे। और आज हम लोग मोजो वगैरह की बात करते हैं, मैं आपको बता दूं कि उस जमाने में मैं PD 150 कैमरा लिए हुए खुद शूट भी कर रहा था, खुद PTCs भी कर रहा था, खुद रिपोर्ट भी कर रहा था, फोनर भी कर रहा था। और ये सारा कार्यक्रम खत्म होने के बाद से स्टूडियो से जाके मैंने लाइव भी किया। तो ये सारी चीजें उस जमाने में मैं कर रहा था। बड़ा मजमा था, 50,000 के आसपास लोगों की भीड़ थी, कार्यकर्ताओं का हजूम था। यहाँ तक कि दिल्ली से भी तमाम बड़े नेता गए हुए थे, साधु संत महात्मा, उनकी बड़ी उपस्थिति थी। ये कार्यक्रम जो हुआ था वह गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड पर हुआ था। हेलीपैड ग्राउंड इसलिए बोलते हैं कि वहाँ से जो है नॉर्मली चीफ मिनिस्टर्स जो है या कोई बड़ी डिग्निटरी हेलीकॉप्टर से वो रवाना होती थी, क्योंकि अहमदाबाद का एयरपोर्ट दूर है। करेक्ट। तो उस हेलीपैड ग्राउंड पर वो कार्यक्रम हुआ। जो राज्यपाल उस वक्त थे, उनका अगर आप योगदान देखें जनसंघ और बीजेपी के लिहाज से तो बहुत बड़ा था। सुंदर सिंह भंडारी उस समय गुजरात के राज्यपाल थे। सुंदर सिंह भंडारी के हाथों जो है नरेंद्र मोदी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। और उसके बाद मुझे याद है कि जो पहली उन्होंने कैबिनेट मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, जो कंडक्ट की थी, उसमें उन्होंने कहा था, और बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, वो ये थी कि मैं वनडे खेलने आया हूँ, टेस्ट नहीं। और जब उन्होंने कहा कि मैं वनडे खेलने आया हूँ, तो उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि 1.5 साल के अंदर चुनाव होने थे विधानसभा के। दूसरा, उससे भी बड़ा कारण ये था कि आपको बड़ी ही द्रुत गति से न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की कंडीशन को ठीक करना था, जिसके लुंजपुंज होने के आरोप में केशुभाई पटेल को जाना पड़ा, बल्कि आपको लोगों को राहत पहुंचानी थी, भूकंप पीड़ितों को, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। 10,000 से ज्यादा लोगों की तो जान गई थी। तो आप इमेजिन कर सकते। मुझे याद है उन्होंने एक आपदा को अवसर ये किया था, कैंपेन की एक घोषणा की थी कि चलिए साथ मिलकर करेंगे कि ये जो आपदा है इसको एक अवसर की तरह टर्न करते हैं। ये उनके जब सर्विस कर रहे थे बतौर RSS प्रचारक, तब उन्होंने शुरू किया था, जब रिलीफ वर्क में, या फिर ये चीफ मिनिस्टर होने के बाद उन्होंने इसको पुश किया था? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप नरेंद्र मोदी की अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें, और ख़ासतौर पे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो उन्होंने काम किए, चूँकि आपको ध्यान होगा कि उनकी शुरुआत जो है विश्व हिंदू परिषद के कार्य से हुई, फिर वह संघ के फुल फ्लेज्ड प्रचारक बने। और जब वो संघ के प्रचारक थे, उस समय जो है मच्छू डैम ट्रेजेडी हुई थी। मच्छू डैम जो है राजकोट के पास एक डैम था, मोरबी शहर के आसपास, जो कि टूट गया। और उसमें उस जमाने में हजारों की तादाद में लोग मरे थे। गांव के गांव जो है सो लाशों के, ये वही किस्सा है ना जिसकी वजह से मोरबी वापस जाते वक्त, हाल फिलहाल में जब वहाँ मोरबी में ये हुआ था, त्रासदी आई थी, तब उन्होंने जाकर उनके आंसू भी निकल गए थे, क्योंकि मोरबी के साथ उनका ये जी हाँ जहाँ उन्होंने रिलीफ वर्क किया था। निश्चित तौर पर आप याद करिए, और चुनाव से पहले हुआ था ये, हाल के चुनाव से। पानी इतना अधिक था, शव जो है लोगों के पोल पे टंगे हुए थे, मकान के छत तक पहुंच गए थे। उसमें तो झोपड़ियाँ ज़्यादा होती थी।
कंडीशन ये थी कि शवों की हालत इतनी बुरी थी कि कोई जल्दी उठाने को तैयार नहीं थे, सड़े गले शरीर, उनको इकट्ठा कर करके जो है केरोसिन का लिटरली इस्तेमाल करते हुए जो है सारे के सारे सौदा किए गए थे। इतने भयावह हालात थे। नरेंद्र मोदी जो है उस समय चेन्नई में मौजूद थे जिस दिन मच्छू डैम ट्रेजेडी हुई थी। वहाँ से वो फटाफट बॉम्बे पहुँचे थे, बॉम्बे से दिल्ली आए थे, दिल्ली से फिर अहमदाबाद पहुँचे, अहमदाबाद से राजकोट गए और वहाँ से लौट के अगले दिन पूर्व पीड़ित सहायता समिति करके एक एनजीओ फॉर्म की, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर जो सेवा भारती का प्रकल्प है उसके हिसाब से वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट था, जो कि लोगों की सहायता करने के लिए पब्लिक से फंड जुटाना और फिर वहाँ पर बड़े पैमाने पर जिन लोगों के घर चले गए थे उनके लिए घर बनाए गए, लोगों को बसाया गया। तो ये बैकग्राउंड रही हुई थी नरेंद्र मोदी की, जिसका कि अभी आप जिक्र कर रहे थे। तो उसी मॉडल को उन्होंने 2001 में फिर से यूज करने की कोशिश की। उसी मॉडल को यूज किया और आपने जो कहा कि आपदा को अवसर में बदलें, उसके साथ एक नारा उस दिन और लगा, जो जब उनका शपथ ग्रहण हो रहा था और कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह था। मैं बता दूं कि उतने डिप्रेस्ड माहौल के बीच, जहां पर कि एक तरफ अर्थक्वेक आपको जनवरी में हुआ, अक्टूबर में शपथ ग्रहण हो रहा था, लोग बड़े पैमाने पर प्रभावित हुए थे। चुनाव बीजेपी एक के बाद एक हारी थी, बाई इलेक्शंस तो बिल्कुल रिसेंट थे, बट उसके पहले महानगर, जिला पंचायत, तालुका पंचायत, इन चुनावों को आपने बुरी तरीके से लूज किया था। तो वैसे डिप्रेस्ड माहौल में जब नरेंद्र मोदी वहां गए, माहौल रातों रात बदला और इसका कारण ये था कि नरेंद्र मोदी की जो सांगठनिक क्षमता थी, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी थी, उस पर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जबरदस्त भरोसा था। और इसका कारण ये था इस भरोसे का कि 1995 में गुजरात के इतिहास में जब पहली बार बीजेपी की सरकार आई थी, तो उसके पीछे अगर कोई व्यक्ति सबसे अधिक जिम्मेदार था तो नरेंद्र मोदी थे, जिन्होंने कि पार्टी महासचिव के तौर पर, पार्टी महामंत्री के तौर पर पूरे गुजरात में वो सांगठनिक ढांचा तैयार किया था, जिसकी वजह से बीजेपी ने इतना जबरदस्त रिजल्ट हासिल किया था। वो भी उस गुजरात में जहां पर याद करिए कि 1985 में जब चुनाव हुए थे, तो उस समय के जो मुख्यमंत्री थे माधव सिंह सोलंकी, उन्होंने 182 में से 149 सीटें जीती थी, जो रिकॉर्ड टूटने में आप सोचिए कितने वर्ष लग गए। 2022 में जाकर वो फाइनली वो रिकॉर्ड टूटा है। तो वहां पर जो है 1995 में जब पहली बीजेपी की सरकार है, उसके वो आर्किटेक्ट रहे थे। तो जो कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ये लगा, जब मोदी पहुंचे 2001 के अक्टूबर के पहले हफ्ते में, और जिस दिन उनका शपथ ग्रहण हुआ, मैं बता दूं कि वो रविवार का दिन था, तो कार्यकर्ता काफी गैल्वेनाइज थे और इसीलिए 50,000 की संख्या जमा थी। उस समय के हिसाब से यह सबसे बड़े शपथ ग्रहण कार्यक्रमों में से एक था, जहां पर कि दिल्ली से कई सारे बड़े बड़े चेहरे गए हुए थे, कई सारे सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट भी उस जमाने के गए हुए थे। तो नारा क्या निकला? तो दो नारे थे। एक तो आपने जो है, जो उन्होंने अंदर दिया, आपदा को अवसर में बदलो, लेकिन उससे भी बड़ा जो मैंने कहा ना, गैल्वेनाइज करने का जो उन्होंने एक मंत्र फूंका, आपनु गुजरात आगू गुजरात। गुजराती का ये क्वाइनेज है, जिसका अर्थ ये होता है कि अपना जो गुजरात है वो सबसे आगे जी। तो यह जो है, जो एक क्वाइनेज थी, वह उस दिन जमकर वहां पर ये नारे उछले। लेकिन जब उसके बाद से उन्होंने पहली बैठक की कैबिनेट की, उसमें उन्होंने कहा कि मैं वनडे खेलने आया हूं, टेस्ट नहीं। और आप ध्यान रखिए कि उस समय जो है वनडे गेम्स क्रिकेट के अंदर, चूंकि क्रिकेट के तो आप सबसे बड़े एक्सपर्ट्स में से एक रहे हैं, क्रिकेट में जो है उस समय वनडे जो है, चूंकि 83 का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, और उसके बाद से 2001 आते आते वनडे का बुखार जो है वो चारों तरफ फैल चुका था। तो लेकिन वनडे एक दूसरी चीज भी कहता था, वो ये कि टेस्ट मैच 5 दिन के होते थे, थके धीमे ठहरे अंदाज में होते थे, और वनडे फटाफट गेम्स थे। तब तक जो है आपको 2020 नहीं आए थे, उस समय का फटाफट यही था। तो उन्होंने कहा कि मैं वनडे खेलने आया हूं। इसका अर्थ ये था कि जो सेंस ऑफ अर्जेंसी को बताना था कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे फटाफट स्कोर करना है। और वहां पर जब ब्यूरोक्रेट्स ने ये कहा कि नहीं साहब, ये कच्छ को तो फिर वापस खड़ा होने में 3 साल कम से कम लगेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड इस तरह का है। मोदी ने कहा कि मेरे पास 3 साल नहीं है, ये 3 महीने में करना होगा। और इस दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने अपना काम शुरू किया। बिल्कुल अगले दिन नर्मदा और साबरमती का जो मिलन स्थल है अहमदाबाद में, चूंकि नर्मदा का पानी कैनाल के जरिए वहाँ तक पहुँचा है, तो वहाँ पर भी जाकर उन्होंने पूजा की थी, और उसमें भी उन्होंने नर्मदा प्रोजेक्ट को अपनी प्रायोरिटी के तौर पर बताया था। तो ये जो मेजर इशूज़ थे गुजरात से जुड़े हुए, चाहे रिलीफ और रिहैब मेजर्स हो, या फिर नर्मदा, जिसको कि गुजरात में जीवनदायिनी का दर्जा हासिल है, क्योंकि गुजरात में पानी की भयानक क्राइसिस रही है। यह नर्मदा प्रोजेक्ट का पूरा होना था जिसने कि इस क्राइसिस को दूर किया। अन्यथा आनंद जी, मैं बताऊं कि जब मैं वहां गया था 2001 में, जब मोदी ने ओथ लिया पहली बार,
और जिनके 23 साल आज पूरे हुए और उस अवसर पे हम लोग ये बात कर रहे हैं। जब मैं 99 में पहुंचा था तो वहां पर ट्रेनें चलती थी पानी भरकर अहमदाबाद और गांधीनगर से राजकोट के लिए, और सौराष्ट्र के इलाके में, कच्छ के इलाके में लोगों को 20-20 दिन में एक दिन पानी मिलता था, वो भी 1 घंटे के लिए। किसी के भी आंगन में जाइए तो 50-50 बर्तन पड़े होते थे, और जब तक आप 4 बर्तन भरते थे तब तक जो है सो पानी जो है गायब हो जाता था। ये हालात थे। तो उस परिस्थिति को चेंज करना, ये सारे काम जो है मोदी ने किए। तो उन्होंने वनडे की रफ्तार से अपनी सरकार का सिलसिला शुरू किया। आप पॉलिटिकल सिचुएशन याद कर लीजिए ना। उस समय उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि आज जो आपके रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आपको सिर्फ राजस्थान में आपकी दूसरी सरकार थी, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकारें जो है दूसरी जगहों पर जो है जी हाँ, मेरे ख्याल से एनडीए की अगर बात करें तो प्रकाश सिंह बादल वहां पंजाब में थे। यही तो गिनी चुनी सरकारें थी। जी हाँ, निश्चित तौर पर आपको मैं कुछ 4-5 बड़ी चीजें बता देता हूं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप ध्यान रखिए कि उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर, और वो पीरियड कोई 10 साल 11 साल का नहीं रहा, पौने 13 साल गुजरात के इतिहास के वो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन गए अनइंटरप्टेड। 7 अक्टूबर 2001 को जब उन्होंने शपथ ली पहली बार, और जिसको उन्होंने कहा था कि मैं वनडे खेलने आया हूं, वह जो है एडमिनिस्ट्रेशन के इतने बड़े, टेस्ट तो छोड़िए, टेस्ट तो 5 दिन का होता है, इतने बड़े मैराथन में कन्वर्ट हो जाएगा। 23 साल आज हो गए अनइंटरप्टेड। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए पहुंचे थे गुजरात में मई के महीने में 2014 में, तो वो जब वो पदनामित हो गए, डिजिग्नेटेड हो गए उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तरफ से, और जाके उन्होंने विधानसभा का एक स्पेशल सेशन उसमें ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें कि यहां तक कि जो अपोजिशन के लोग थे, शंकर सिंह वाघेला, आप ध्यान रखिए, जिन शंकर सिंह वाघेला की वजह से पहली बार उनको गुजरात छोड़ना पड़ा था, उन्हीं शंकर सिंह वाघेला ने एज लीडर ऑफ अपोजिशन जो है मोदी की जो तारीफ की थी, वो शब्द जो है अगर आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। उन्होंने इस्तीफा दिया। आनंदीबेन पटेल गुजरात के इतिहास की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, और वहां से दिल्ली पहुंचे और एक के बाद एक 3 चुनाव लगातार जिताए हैं अपनी अगुवाई में, और एक तरह से कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर जो है इस देश के इतिहास के बन चुके हैं। और मैं बता रहा हूं कि अगर 2 साल बाद अगर चर्चा करने के लिए अगर हम लोग बैठेंगे आज के दिन, तो आप याद रखिए कि उस समय गवर्नेंस में सबसे लंबे समय तक रहने का उनका रिकॉर्ड बन जाएगा। क्योंकि अच्छा, वो जो उनका यूनिक रिकॉर्ड है वो तो आज भी बना हुआ है। कोई व्यक्ति पौने 13 साल तक किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा, वो भी कोई छोटे मोटे राज्य का नहीं, गुजरात जैसे राज्य का, और उसके बाद से पिछले 10 साल से देश का प्रधानमंत्री हो, तो ये 23 साल अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन मैं अगर ये रिकॉर्ड की कहूं कि लॉन्गेस्ट सर्विंग एडमिनिस्ट्रेटर, वो भी और आपको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर देखना हो, तो मुझे लगता है कि जब हम लोग 2026 में ये चर्चा करने बैठेंगे, उसके काफी पहले वह एडमिनिस्ट्रेशन में वो भी टॉप पर रहने वाले लॉन्गेस्ट सर्विंग एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे। क्योंकि पवन चामलिंग का जो रिकॉर्ड है वह 24 साल और कुछ 150 दिनों के आसपास का है। जब 2026 में आप बैठेंगे तो ये जो है वो आप 25वें साल की बात कर रहे होंगे, तो वो अपने आप में लेकिन आपने जो कहा, जो महत्वपूर्ण मुद्दे क्या क्या, तो आपने देखा, आपने खुद चूंकि विमेन एजुकेशन की बात की, इन्वेस्टमेंट, मेक इन इंडिया के तौर पे आज जो पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट जो झड़ रहा है, उसकी शुरुआत उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात के तहत की 2003 में, जो पहला वाइब्रेंट हुआ था। आप अभी गर्ल्स एजुकेशन, आप जो है एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, आप मैं बता दूं कि 2007 वो पहला चुनाव था और देश के इतिहास के, पॉलिटिकल इतिहास के लिए बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट था, जब कोई विमेन पावर को एक बड़ी वोट बैंक के तौर पर, उस विमेन पावर को गैल्वेनाइज करने के लिए कई सारी योजनाएं जो कि महिलाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बनाई थी, उसका परिणाम था।
आप आज जो है ओलंपिक्स में या दूसरे गेम्स में जो भारत इतना बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है, उसकी शुरुआत हमने खेल महाकुंभ के तौर पे गुजरात में की थी। तो ऐसे इसी तरीके से किसानों के लिए, जो फिशरमैन है उनके लिए सागर खेड़ू योजना, जो आदिवासी समाज है उसके लिए बनबंधु योजना, तो ये सारे के सारे इसी तरीके से यूथ्स के लिए, यहाँ तक कि एजुकेशन के मामले में कन्या केलावड़ी स्कीम का हमने जिक्र किया कि किस तरीके से गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए वह गर्मी के महीने मई और जून के महीने में पूरे गुजरात की यात्रा किया करते थे। तो मुझे लगता है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो आज हम लोग ऑल इंडिया लेवल पर जो देख रहे हैं इस तरीके से फैली, और दूसरी उससे भी बड़ी बात जो इफेक्टिवनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2001 का अर्थक्वेक, उसके बाद से देश में पहली बार किसी राज्य में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक्ट बना, और वही गुजरात मॉडल था जिसको कि सेंटर में पीके मिश्रा, जो कि उस समय उनके जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर बने नरेंद्र मोदी तो उनके पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा बने। वही पीके मिश्रा जब सेंटर में डेपुटेशन पे आए तो उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एक्ट है वो बनवाया और दूसरा उसकी अथॉरिटी बनवाई। तो ये गुजरात मॉडल जो है किन किन स्तरों पर लागू हुआ, इसकी आप ये छोटी छोटी कुछ झलकियां देख रहे हैं। तो जो इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नेंस है उसको कैसे जो है आप लगातार शार्पन करें, कैसे आप टफ डिसीजन ले सकें। मैं बता दूं कि 2007 के चुनाव में उन्होंने पावर थेफ्ट को रोकने के लिए, आप वो छोड़ दीजिए कि किस तरीके से 24 आवर्स अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई को उन्होंने इंश्योर किया ज्योति ग्राम योजना के तहत, वो दूसरा पहलू है। लेकिन पावर थेफ्ट को रोकने के लिए स्पेशल पुलिस स्टेशन बनाना, आप नॉर्मली किसान सबसे ज्यादा ये चोरी किया करते थे, खासतौर पर सिंचाई में। लोगों ने उनको डराया कि साहब इससे तो आपका वोट बिगड़ जाएगा, क्योंकि फार्मर्स कम्युनिटी का जो वोट है, आप गुजरात छोड़िए पूरे देश में मैटर करता है। उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, कोई भी सीधा साधा अच्छा किसान वो चोरी करना नहीं चाहेगा। ये मुट्ठी भर ये गुंडे लोफरों के लिए मैं क्यों ये लिबर्टी दूं। उन्होंने पावर थेफ्ट को रोकने के लिए स्पेशल पुलिस स्टेशन बनवाए, और जो जीएसआरटीसी की बसें जो होती है ना, सरकारी बसें, उन पे बाकायदा पोस्टर लगे थे ऐसे हथकड़ियां बांधे हुए ऐसे अपराधियों की। तो ये कन्विक्शन रहा है टफ डिसीजन लेने का। आप जो है उनका मॉडल ये था कि अगर आप सर्विसेज जो है अच्छी देंगे तो लोग उसके लिए पे करने को तैयार हैं। अन्यथा होता क्या था पॉपुलिस्ट मेजर के तहत कि आप सर्विसेज इंप्रूव नहीं करते थे। सर्विसेज इसलिए इंप्रूव नहीं होती थी क्योंकि आप उसके लिए जो है सो लोगों से पैसे लेने में हिचकते थे, और वो आप एक बदहाल सिस्टम प्रोड्यूस करते थे। मोदी ने उसको इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में कन्वर्ट किया, जहां पर कि नई चमचमाती बसें से लेकर सड़कें, सब कुछ जो है इंफ्रा जो है बना। आप पोर्ट से लेकर आप तमाम चीज़ों की बात कर लें तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पुश हो, एजुकेशन पुश हो, सोशल एम्पावरमेंट का पुश हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का पुश हो, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का पुश हो, ये सब कुछ जो गुजरात मॉडल जो कि वाइडर अम्ब्रेला के तहत जाना गया, वही देश में जो है आज आप देख रहे हैं पिछले 10 वर्ष। आपने सही कहा, पर 2 साल बाद जब 25 साल होंगे तब एक मानक तो होगा ही, लेकिन कई सारे काम जो शायद अभी राष्ट्रीय स्तर पर अधूरे हैं, करना बाकी है, वो मानक भी शायद तय हो जाएंगे। तब इस पर लंबी चर्चा और करेंगे, बट फिलहाल बहुत मज़ा आया विजय जी, थैंक यू।